हेलो स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपका 9th SST में टॉपिक है रूसी क्रांति के कौन कौन से कारण थे। रूसी क्रांति कई कारणों का इकट्ठा परिणाम था, जिसमें वहाँ की शासन व्यवस्था, वहाँ पे किसानों की दयनीय स्थिति, वहाँ के मजदूरों की दयनीय बुरी हालत, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में शिथिलता, शासक की अकर्मणता जैसे बहुत सारे कारण थे। ये सभी कारणों का इकट्ठा परिणाम था, जिसके कारण रूस में क्रांति हुई। क्रांति के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज आपका टॉपिक है कि रूस में क्रांति के कौन कौन से कारण थे। चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि नाम से विदित है, इसके पहले भी आप लोग समझते हैं, क्रांति क्रांति मीन्स क्या होता है? जो पूरी व्यवस्था में परिवर्तन ला दे, यानी पूरी व्यवस्था में परिवर्तन ला दे, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो या फिर धार्मिक क्षेत्र में हो। क्रांति का मतलब है कि उस व्यवस्था में जो परिवर्तन ला दे। तो किस क्षेत्र में, अगर जिस नाम से है, अगर सामाजिक है तो समाज में परिवर्तन लाएगा, राजनीतिक है तो राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाएगा, धार्मिक है तो धार्मिक व्यवस्था में परिवर्तन लाएगा। जिस नाम से है उस व्यवस्था में आमूल चूल जो परिवर्तन ला दे उसी को क्रांति नाम दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक है, रूस में क्रांति के क्या कारण थे, तो इस क्रांति के संदर्भ में कि यानी राजनीतिक परिवर्तन में, राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में जो परिवर्तन लाता है उसी को क्रांति कहते हैं, जो पूरी व्यवस्था, पूरी ढांचा को बदल दे अचानक। तो इस तरह से आज हम लोग अध्ययन करेंगे रूसी क्रांति के कौन कौन से कारण थे जिसके कारण रूस में क्या हुआ, क्रांति हुई। चलिए विषय वस्तु आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो कारण है निरंकुश राजतंत्र। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व में जितनी भी क्रांतियाँ हुई सभी का राजनीतिक कारण वहाँ के शासकों का निरंकुशता थी। ऐसा शासक जो सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चलता आया है, उसकी व्यवस्था, एक शासक के बाद उसका पुत्र शासक हुआ, उसी के वंश का शासक कोई न कोई व्यक्ति हुआ, और उनकी निरंकुशता, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाता था, किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता था। ऐसे शासक जो मनमानी तरीके से शासन करते थे, जो ही मन आता था उसी तरीके से नियम बनाते थे, कानून बनाते थे, निर्देश जारी करते थे। जब इच्छा होती थी पैसे की तब करों में वृद्धि कर देते थे। तो इस तरह से जो शासक की निरंकुशता थी, किसी भी प्रकार का उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, ऐसा कोई नियंत्रण करने वाली कोई बॉडी नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी, कोई संगठन नहीं था जो उन्हें नियंत्रित कर सके। तो ऐसे शासकों की निरंकुशता, चूँकि रूस में जो है जार का शासन था, बहुत ज़्यादा अत्याचारी था, जिस तरह से मनमानी करता था, कर बढ़ा देता था, जनता का शोषण करता था, जनता के साथ अत्याचार करता था। राजा जो होना चाहिए, शासक जो होना चाहिए, प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करे, वही अच्छा शासक माना जाता है। लेकिन रूस का जो जार था, जो शासक था, बहुत ही अत्याचारी था, निरंकुश था, मनमाने तरीके से कर लगाता था और जनता का शोषण करता था, बहुत ज़्यादा स्वेच्छाचारी था। जैसे मन करता था उसी तरह से व्यवस्थाओं को जनता के सम्मुख रखता था कि अगर इसको आप पालन नहीं करेंगे तो आपके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियों में जनता त्राही त्राही कर रही थी, काफ़ी दिनों से त्रस्त थी रूस के जार के शासन से, जो उसका अत्याचारपूर्ण शासन था। कोई भी व्यवस्था नहीं थी, कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी जनता के लिए, किसी भी प्रकार की कोई कल्याणकारी योजनाएं नहीं आती थी। अपनी इच्छा के अनुसार, अपने निरंकुश शासन के कारण वो भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं प्रसिद्ध हो गया था। जनता के प्रति उसके कोई लगाव नहीं था, कोई भावनात्मक व्यवस्था नहीं थी उसके लिए। जो भी कार्य करता था, जो भी नियम बनाता था, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करता था। ऐसे परिस्थितियों में जनता ने एक ही रास्ता चुना, क्रांति का, क्योंकि क्रांति तभी होती है जब सारे लोग एकजुट होकर के उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो रूस में वही परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। शासक कितना के कार्यों से, उसकी व्यवस्था से, उसके निरंकुशता से, उसके स्वेच्छाचारिता से जनता बहुत ज़्यादा क्षुब्ध थी, और ऐसी परिस्थितियों में जनता ने क्रांति करने के लिए बीड़ा उठाया और राजा के जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्प किया। तो इस तरह से जो क्रांति होती है उसके ये सारे कारण जैसे होते हैं राजनीतिक व्यवस्था में, तो सेम वही व्यवस्था यहाँ पे भी थी। जार का अत्याचारी शासन, उसके खिलाफ जनता को आक्रोश व्याप्त था और उसके खिलाफ जन विद्रोह या क्रांति करने के लिए विवश करता है। तो इस तरह से जार का निरंकुश शासन व्यवस्था जनता के दिल में जो है, हृदय में जो है एक आंदोलन उद्भव होता है, और ऐसी परिस्थितियों में जनता एकजुट होकर के वहाँ के शासक के खिलाफ क्रांति करती है। तो इस तरह से पहला जो पॉइंट निकल करके आया है कि राजतंत्र या निरंकुश राजतंत्र था, राजा का अत्याचारी शासन था, जिसके कारण रूस की क्या हुई,
क्रांति हुई। सेकंड पे चलते हैं हम लोग, विचारकों का प्रभाव। डियर स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं हर देश में जहाँ जहाँ पे क्रांतियाँ हुई हैं उसमें बहुत सारे विचारकों का, लेखकों का, कवियों का योगदान है। ये कैसे जनता को आंदोलित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कवि जो होता है कविता के माध्यम से लोगों के हृदय को परिवर्तित करता है, लोगों के हृदय को झकझोर देता है। कविता के माध्यम से वह देशभक्ति की भावना जगाता है। कविता के माध्यम से शासक के उसके अत्याचारों को कविता में उस चीज़ों को पिरो करके जनता के सम्मुख रखता है, लोगों के सम्मुख रखता है कविता के माध्यम से। और वह कविता के माध्यम से संदेश देता है किस तरह ये शासक निरंकुश है और आप एकजुट होकर के शासक के खिलाफ आवाज़ उठाएं, इसके खिलाफ खड़े हों। तो वह कविता के माध्यम से जनता को हृदय में परिवर्तन करता है, जनता के हृदय को झकझोरता है कि आप देशभक्ति के भावनाओं से ओतप्रोत होकर के देश को बचाएं, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके कार्य करें। तो इस तरह से लेखक, कवि, वहाँ के संगीतकार, वहाँ के नाटककार, वहाँ के साहित्यकार सभी लोगों ने अपनी लेखनी के माध्यम से जनता के हृदय को झकझोरा। उनकी निरंकुश शासन व्यवस्था को अपनी कलम से उस लेखों में, उन कविताओं में वर्णित किया, उन घटनाओं को जो शासक के द्वारा अत्याचार हो रहे थे, शासक के द्वारा निरंकुश शासन व्यवस्था संचालित हो रही थी। उस लेखनी ने इतना बड़ा काम किया कि जनता को झकझोर दिया और जनता शासक के खिलाफ एकजुट होकर के क्रांति के लिए प्रेरित हुई। तो इस तरह से कह सकते हैं यहाँ पे कि विचारकों का विशेष योगदान था। इसमें लेखक थे टॉलस्टॉय और टर्जने। टॉलस्टॉय और टर्जने ने शासक के खिलाफ बहुत चीज़ें लिखी। अपनी एक लेखनी के माध्यम से जनता को उस दशा को, उस व्यवस्था की कमियों को उजागर किया जो रूस का शासक अत्याचार पूर्ण कर रहा था। उन घटनाओं को वर्णित किया जिससे जनता उसको पढ़ करके, उसको समझ करके उस क्रांति के लिए प्रेरित हुई। तो एक लेखक का बहुत बड़ा योगदान होता है देशभक्ति की भावना जगाने में। एक लेखक अपनी लेखनी से किस तरह से लोगों को देशभक्ति की भावना जागृत करता है, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना जागृत करता है। तो इस तरह से लेखकों और कवियों का योगदान था जिसके कारण रूस में क्रांति हुई। तो लेखक और कवि जो हैं इसमें महत्वपूर्ण टॉलस्टॉय और टर्जने हैं। इनके द्वारा क्रांति जो है लाने का प्रयास किया गया और सफल भी हुए। आगे इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं 1904-05 का रूस जापान युद्ध। डियर स्टूडेंट, 1904-05 में रूस और जापान का युद्ध हुआ जिसमें रूस की पराजय हुई। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ की जनता को लगा कि ये जो पराजय हुई थी शासक के अकुशलता का परिचायक था। शासक ने सही व्यवस्था नहीं किया, शासक ने सही संचालन नहीं किया, शासक ने सही नेतृत्व प्रदान नहीं किया। तो ये सभी जो हार का जो कारण है किसका है? शासक के कारण है। शासक अकुशल है, कुशल होता, रणनीति बनाता तो हार ना होती। तो ऐसे में शासक को लगा कि सरकार की जो कमियां हैं इसी के कारण युद्ध में पराजय हुई। जनता जो है बहुत ज़्यादा खिन्न थी, उसकी कमियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और इस तरह से कह सकते हैं जनता के हृदय में, मस्तिष्क में वैचारिक रूप से क्रांति का ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और वो शासक के खिलाफ एकजुट होकर के क्रांति करने के लिए विवश हुए। तो इस तरह से ये जो युद्ध हुआ था इसमें दोषी ठहराया गया शासक को और ये दोष की भावना से प्रेरित होकर के लोग एकजुट हुए और रूस में क्रांति की वीणा का बिगुल बजाया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्रमिकों की विपन्न दशा। वहाँ के श्रमिकों की विपन्न दशा थी। अधिक घंटे काम कराया जाता था, मजदूरी कम मिलती थी। जब किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक कम मिलेगा, मजदूरी कम मिलेगी उसके मेहनत की अपेक्षा जो वह कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। वो अपनी भरण पोषण के लिए वो स्थिति में नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसको पैसा भी कम मिल रहा है, अधिक घंटे काम कराया जा रहा है। तो उनकी हालत दिनों दिन, स्वास्थ्य भी खराब होने लगा और स्थिति भी उनकी दयनीय होने लगी। बहुत सारे श्रमिक ऐसे थे जो इस व्यवस्था के चंगुल से निकलना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा श्रम कराया जा रहा था। उनको पैसा, जो उनकी मजदूरी है, पारिश्रमिक उन्हें उतनी नहीं प्रदान की जाती थी। तो ऐसे विषम परिस्थितियों में उन्होंने एकजुट होकर के शासक के खिलाफ क्रांति करने के लिए वीणा उठाया, शासक के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कदम चलाया और इस तरह से रूस में क्रांति हुई। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में। किसानों की दयनीय दशा। कहते हैं किसान जो होता है आर्थिक व्यवस्था का आधार होता है, कृषि द्वारा आधारित जहाँ पे अर्थव्यवस्था है। तो ऐसी परिस्थितियों में किसान वहाँ पे सामंतों के चंगुल में फंसे हुए थे। सामंतवादी व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त तो हो गई लेकिन किसानों की स्थिति सुधरी नहीं। उनकी ज़मीनें जो थी छोटी थी और छोटे ज़मीनों में परंपरागत कृषि कार्य किए जाते थे, पुरातन साधनों से कृषि कार्य किए जाते थे। तो इस तरह से कृषि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, उपज ज़्यादा बड़ी मात्रा में उपज भी नहीं होता था।
तो ऐसे परिस्थितियों में किसानों की दशा ठीक नहीं थी और ज़्यादा दयनीय होती गई प्रतिदिन, और अंत में किसानों ने भी शासक के खिलाफ आवाज़ उठाई और क्रांति के रण क्षेत्र में कूद गए। आगे इसी में बढ़ेंगे हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध भी रूसी क्रांति के कारण बना। प्रथम विश्व युद्ध में 60 लाख सैनिक मारे गए थे। सैनिकों की इतनी बड़ी संख्या में मारे जाने से, कोई विशेष फायदा न होने से वहाँ की जनता को लगा कि युद्ध शासक की कौशलहीनता, अकर्मण्यता और इस तरह से निर्णय शक्ति का अभाव के कारण जो है हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है। जनता ने जो है इनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई। तो इस तरह से आपने देखा कि रूस की क्रांति में ये सारे फैक्टर थे, ये सारे कारण थे जिसके कारण रूस में क्रांति हुई। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपने रूस की क्रांति के कौन कौन से कारण थे, किन कारणों की वजह से जनता एकजुट हुई और क्रांति में भाग लिया। तो इसमें किसान वर्ग शासक के खिलाफ एकजुट हुए, लेखकों ने अपना योगदान दिया, सैनिकों ने भी आक्रोश व्यक्त था, उन्होंने भी जो है इनके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो इस तरह से ये सारे कारण थे जिसके कारण रूस की क्रांति हुई थी। डियर स्टूडेंट, अपने विषय वस्तु कहीं समाप्त करते हैं, फिर से नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।